नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारो राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। जयपुर से बड़ी खबर के साथ भारो राजस्थान की शुरुआत करते हुए बताते चले कि बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक बुलाई है और जिसको लीड कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। सत्र की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। सभी बीजेपी के विधायक और मंत्री मौजूद हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सत्र की 16वीं विधानसभा सत्र की कार्रवाई लगातार एक तरफ जारी है। बजट को लेकर आज फिर जहां पर वित्त मंत्री दिया कुमारी प्रश्नों का जवाब देंगी, नेता प्रतिपक्ष जहां संबोधन करेंगे, तो वहीं इसके पहले विधायकों की बड़ी बैठक बुलाई गई है। न सिर्फ विधायक बल्कि मंत्री भी इस बैठक में मौजूद है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसको लीड कर रहे हैं। ये भी बताते चले कि सत्र की रणनीति पर इस पे चर्चा की गई है, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से सदन की कार्रवाई में यह सवाल उठाया जा रहा है कि बीजेपी के विधायकों के होमवर्क सही तरीके से नहीं हो रहा है, वो जवाब नहीं दाखिल कर रहे हैं। चाहे फिर वो गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर बजट को लेकर सवाल किया गया हो, या फिर नारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल किया गया हो, या फिर विधायकों के होमवर्क की बात कही गई हो, या फिर गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस तरह कहा कि बजट में डबल इंजन की सरकार के जो इफेक्ट है वो दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस तरह के सवाल लगातार सत्र की कार्रवाई में विपक्ष की तरफ से दागे जा रहे हैं और जो मजबूत जिस तरह से जवाब मिलने चाहिए, शायद विपक्ष को ऐसा लग रहा होगा कि वो जवाब उनका नहीं दे पा रहे, और इसीलिए सत्र के पहले से विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। सत्र की रणनीति पर जोर से इस विषय पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। और अब जोधपुर के बालेसर से भी बड़ी खबर है। बालेसर के बस्तवा माताजी गांव में एक बुजुर्ग महिला की हत्या की खबर सामने आई। दरअसल 65 की गजर कंवर की देर रात हत्या की गई है। आपसी विवाद के चलते महिला को मौत की घाट उतार दिया गया। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस मौके पर पहुंच गई। मृतका का शव बालेसर सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये आप समझ सकते हैं कि बुजुर्ग महिला की हत्या की खबर आई है। आपसी विवाद वो आधार बताया जा रहा है जिस वजह से बुजुर्ग महिला को मौत के घाट उतारा गया। जैसे ही पुलिस को सूचना लगी, पुलिस फौरन वहां पर पहुंची। शव को बरामद करके मृतक के शव को बालेसर सीएचसी की मोर्चरी में फिलहाल रखवा दिया गया है। अब पूरे कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। जोधपुर के बालेसर से बड़ी खबर है। और अब बारिश अपडेट आपको बताते चले। दरअसल राजस्थान में भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान के ऐसे 21 जिले बताए गए हैं जहां बारिश की वजह से येलो अलर्ट रहेगा और इस दौरान कुछ जिलों में भारी बारिश के तेज आसार भी नजर आ रहे हैं, जैसे कि बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ की बात करें, डूंगरपुर की भी, झालावाड़, प्रतापगढ़, राजसमंद में भी अलर्ट जारी है। बारिश की चेतावनी वहां पर दी गई है। यहां पर भारी बारिश हो सकती है, इसलिए मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट इन जगहों पर जारी कर दिया गया है। न सिर्फ चित्तौड़गढ़, राजसमंद बल्कि सिरोही और उदयपुर में भी भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो बारिश ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान के 21 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर ये वो जिले हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है, इसलिए थोड़ा सतर्क जरूर रहें, क्योंकि भारी बारिश में आपने देखा है किस तरह से देश के अलग अलग राज्यों से किस तरह से विभत्स वो दृश्य भी नजर आ रहे हैं और भारी बारिश की वजह से किस तरह से हाल बेहाल जीवन अस्त व्यस्त भी हो गया है। इसलिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जिले जहां पर हम आपको बता रहे हैं, हालांकि राजस्थान के 21 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश की वजह से येलो अलर्ट जारी है। और कोटपुतली की भी बात कर लेते हैं। कोटपुतली में भी भारी बारिश हुई। कोटपुतली समेत जयपुर ग्रामीण में जोरदार बारिश ने प्रशासन की सारी पोल खोल दी है। जो सड़कें हैं वो दरिया बन गई हैं। भरा पानी सड़कों पर चारों तरफ, सड़कें पानी से लवरेज है। पानी भरने से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। जयपुर ग्रामीण के कोटपुतली की तस्वीर आप देख सकते हैं। सड़क और सड़क के अंदर वो गड्ढे और गड्ढों के अंदर चलने के लिए मजबूर गाड़ियां किस तरह से परेशानी का सबब बनी है, ये शायद उस रोड पर जो चल रहे होंगे उनको ही पता होगा।
सारे प्रशासन की पोल वहां पर खुल गई है कि थोड़े देर में अगर बारिश होती है तो सड़कें किस तरह से दरिया बन जाती हैं। तमाम सवाल यहां पर खड़े होते हैं और इसीलिए ग्राउंड रिपोर्ट में लगातार जमीन हकीकत को भी आप दिखाता है न्यूज 18 राजस्थान कि पानी अगर बरस जाए आपके इलाके में तो किस तरह से वहां पर लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। फिलहाल जयपुर ग्रामीण के कोटपुतली से यह खबर है। और आपको बता दें कि देखिए इस तरह से और उसी तरह 6 देश के अधिकांश राज्यों में मॉनसून एक्टिव हो चुका है। बारिश, जल भराव, बाढ़ और अलर्ट। 30 जिलों में बारिश बढ़ाएगी परेशानी। 8 जिलों में झमाझम बरसेगा मेघा। सड़क, घर, दुकान में भी पानी ही पानी। प्रदेश के कुल 30 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें 8 जिलों में भारी बारिश की भी चेतावनी दी गई है। यहां तेज हवा भी चल सकती है। 14 जुलाई तक प्रदेश में 127.4 mm बारिश हो चुकी है। ये सामान्य से 10% ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में जोधपुर, टोंक और नागौर में अच्छी बारिश हुई है। बूंदी में मूसलाधार बारिश हुई। इसके कारण जालंधरी रेलवे स्टेशन की पटरियां पानी में डूब गईं। स्टेशन भवन और प्लेटफॉर्म तक पानी पहुंच गया। रेल पटरियां पानी में डूबने से ट्रेनों को कुछ देर तक रोकना पड़ा। हालांकि बाद में पानी कम होने पर ट्रेन आगे की ओर रवाना हुई। दरअसल जालंधरी के आसपास पहाड़ी क्षेत्र है। इसके कारण बारिश का पानी तेजी से नीचे की तरफ आता है और रेल पटरियों से होता हुआ दूसरी तरफ जाता है। वहीं टोंक की सड़कों पर तो 2-2 फीट तक पानी भर गया। घरों, दुकानों में भी पानी घुस गया। करीब 2 घंटे तेज बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई। पुराने टोंक शहर की गलियों में पानी का तेज बहाव देखने को मिला। ये बारिश तमाम लोगों के लिए मुसीबत भी बनी रही। राजसमंद के आमेट उपखंड क्षेत्र में इंद्रदेव मेहरबान हुए और 7 दिन बाद 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और ये तो आपको राजस्थान के कुछ जिलों के बारिश से इफेक्ट दिखाए, लेकिन देश के अधिकांश राज्यों में मॉनसून एक्टिव हो चुका है, जिसका अंजाम भी दिखने लगा है। 6 तस्वीरें इस समय देश के अलग अलग राज्यों से हैं। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ और बारिश से कोहराम मचा है। शहर शहर, गांव गांव बाढ़ की चपेट में है। फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर गुजरात या महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान जैसे कई राज्यों के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। यूपी में नदियां उफान पर हैं तो नेपाल से आए पानी से यूपी और बिहार में हाहाकार मचा है। महाराष्ट्र में कई जगह तेज बरसात से जल जमाव हो गया है। हालांकि उत्तराखंड में बारिश में थोड़ी कमी जरूर आई है। वहीं पहले के मुकाबले असम में भी हालात थोड़े काबू में हैं। और वहीं गुजरात के आणंद में भी मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। आणंद में कई इलाके भारी बारिश की वजह से पानी पानी हो गए। चौड़ी चौड़ी सड़कों पर सैलाब नजर आने लगा। जहां तक नजरें गईं, सिवाय मटमैले पानी के कुछ और दिखाई नहीं दिया। कई इलाके तो ऐसे जहां कई फीट तक पानी भर गया। वहां से गुजरते एक ट्रैक्टर के पहियों का आधे से ज्यादा हिस्सा उस पानी में डूबा नजर आया। लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया। लोग उसी गंदे पानी के बीच से गुजरते हुए दिखाई दिए। तस्वीरें आपके सामने हैं गुजरात के आणंद की। और इस बीच गुजरात के भरूचू के अंकलेश्वर में मूसलाधार बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। भरूचू के मशहूर अंकलेश्वर में तो करजन नदी में खौफनाक तस्वीरों से जलस्तर बढ़ गया। नदी की धारा देखकर हर कोई कांप गया। ऐसा लग रहा था मानो नदी अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाएगी।
और गुजरात के बाद महाराष्ट्र के भी हालात कुछ ऐसे हैं। महाराष्ट्र से बाढ़ की एक खौफनाक तस्वीर सामने आई। नासिक के अजनेरी किले पर घूमने गए कुछ पर्यटक पहाड़ी पर चढ़ गए। इस दौरान अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। इस वजह से सीढ़ियों पर पानी बहने लगा। अचानक आई बारिश से अजनेरी किले पर 200 से ज्यादा लोग बुरी तरह फंस गए। पानी के तेज बहाव से लोगों को सीढ़ियों से नीचे उतरने में दिक्कतें होने लगी। जानकारी मिलने के बाद वन विभाग को बुलाया गया। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने सभी लोगों को फिलहाल बचा लिया। 200 लोग जो पहाड़ी पर चढ़े थे वो किस तरह से मुसीबतों का सामना कर रहे हैं आप देख सकते हैं। ये वो सीढ़ी है जिस सहारे वो पहाड़ी पर चढ़े, लेकिन सीढ़ी मानो वहां पर झरना बरस रहा हो, इस तरह की तस्वीरें नजर आई। जैसे ही वन विभाग को सूचना मिली वहां पर पहुंची और किसी तरह से वहां से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लोग एक दूसरे को सहायता भी दे रहे हैं। एक क्यू यानी कि लाइन बनाकर एक दूसरे का हाथ थामे और उस पानी के सहारे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए अब बात भिलवाड़ा से बड़ी खबर की। व्यापारी का अपहरण मांगती हुई है और उसके बाद व्यापारी के अपहरण के बाद फिरौती भी मांगी गई है। दरअसल प्रतापनगर थाना क्षेत्र से व्यापारी का अपहरण हुआ। आदित्य का अपहरण बताया जा रहा है। जिस व्यापारी का अपहरण हुआ उसका नाम आदित्य है। परिजनों ने भिलवाड़ा पुलिस को सूचना दे दी है। एसपी के निर्देश पर पूरे जिले में नाकाबंदी कर दी गई है। अपहरणकर्ताओं से आदित्य को छुड़ाया। 4 अपहरणकर्ताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। राहुल हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़े हैं। राहुल, भिलवाड़ा से ये बड़ी खबर है और क्या जानकारी देंगे इसमें आप? भिलवाड़ा शहर का जो प्रतापनगर थाना क्षेत्र है वहां से एक व्यापारी को का अपहरण कर लिया जाता है। 4 जनों ने अपहरण किया है। उसके बाद जो परिवारजन होते हैं, जो उनके परिजन होते हैं, वो एसपी राजन दुष्यंत के पास पहुंचते हैं, न्याय की गुहार लगाते हैं, पुलिस से उम्मीद लगाते हैं कि उनके बच्चे को छुड़ाया जाए। तो उसको देखते हुए जो एसपी राजन दुष्यंत है वो स्पेशल टीम गठित करते हैं। पूरे जिले में नाकाबंदी कराई जाती है। विमल सिंह नेहरा जो एडिशनल एसपी है उनके नेतृत्व में टीम गठित की जाती है। लगातार 6 से 7 घंटे तक पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाती है, नाकाबंदी कराई जाती है। नाकाबंदी के दौरान जो मांडल आसीन जो रास्ता है, हाईवे है, उस पर नाकाबंदी की जाती है। वहां पे अपहरणकर्ताओं से आदित्य को छुड़ा लिया जाता है। अभी अपहरणकर्ताओं से आदित्य को छुड़ा लिया गया है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और अभी जो है जो अपहरणकर्ता है उनको भी पुलिस ने डिटेन कर लिया है। 4 अपहरणकर्ताओं से पूछताछ चल रही है कि ये जो फिरौती इन्होंने मांगी, ये जो अपहरण किया, ये फिरौती के लिए किया था, क्या कारण रहे, कब से वो रेकी कर रहे थे, कैसे आदित्य तक वो पहुंचे और कैसे उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। जी, तो ये सब अभी सवाल कैसे में ही उलझा हुआ है, किसी लीड तक नहीं पहुंची पुलिस? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए देर रात की ये घटना है। 12 बजे पुलिस को सूचना मिली थी। उसके बाद लगातार पुलिस इस मामले में जुटी हुई थी कि कहीं ना कहीं जो अपहरण करता है उन तक पुलिस पहुंचे। तो पुलिस उन तक पहुंच चुकी है। जो आदित्य था उसको दस्तयाब कर लिया गया है। परिवारजन भी वहां पर मौके पर पहुंचे हैं। मांडल के आसपास की कार्रवाई है पूरी, यहाँ पे नाकाबंदी लगाई गई थी। उसके बाद पुलिस ने आदित्य को उनसे छुड़ाया है। तो अभी पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, कड़ी से पूछताछ की जा रही है पूरे मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। तो 4 अपहरणकर्ताओं को फिलहाल पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। उनसे पूछताछ लगातार जारी है और जिस तरह सवाल अभी भी हैं उन सवालों की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस उनसे पूछताछ के जरिए जो मिलेगा जवाब उससे ही तलाशने की कोशिश फिलहाल पुलिस की है। लेकिन गनीमत की बात यह रही कि जिस व्यापारी का अपहरण हुआ था उसको फिलहाल आदित्य को पुलिस ने छुड़वा लिया है और अब अपने आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। और चलिए आप खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि बीकानेर के तीरंदाज श्याम सुंदर 28 अगस्त से 6 सितंबर तक पेरिस में आयोजित होने वाले पैरा ओलंपिक खेलों में भारतीय तीरंदाजों का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह लगातार दूसरा मौका होगा जब स्वामी इन खेलों में भागीदारी निभाएंगे। जिस बैकग्राउंड से श्याम सुंदर इस मुकाम पर पहुंचे हैं वो पीढ़ियों को प्रेरित करने वाला है। देखिए रिपोर्ट। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत कलेश का पिए बिना, आताप अंधड़ में जिए बिना, वो पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता।
मुश्किलें ही इंसान को मांझती हैं, उसके अस्तित्व को आकार देती हैं। सर संसाधन में जुटे इस शख्स को ही देख लीजिए। इसकी एकाग्रता को देखकर लगता है कि इसका घनघोर अभाव से वास्ता रहा होगा। आर्थिक स्थितियां इसका रोड़ा होंगी। श्याम सुंदर का ताल्लुक बेहद साधारण परिवार से है। पिता सब्जी का ठेला लगाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने बेटे के सपनों में रुकावट नहीं आने दी। इसीलिए खेलों के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर दूसरी बार बेटे के जाने का गर्व पिता की आंखों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। देश को नाम करने वास्ते बच्चे ने भेजा और सभी बीकर बहन सभी आशीर्वाद है। विदेश में जीत रहे हो, बाहर में आगे ओलंपिक और जाए, दूसरी बार जाए और देश का नाम रोशन करे। बढ़िया, हम खुशी है हमारे। बीकानेर के लाल का कमाल वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल, एशियन चैंपियनशिप मेडल, टोक्यो ओलंपिक में भी लोहा मनवा चुके हैं। बिल्कुल, मेरे पास वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल है, मेरे पास एशियन चैंपियनशिप मेडल है, मैं टोक्यो ओलंपिक भी पार्टिसिपेट हूँ। दूसरी बार ये मेरे को सौभाग्य मिला है ओलंपिक स्तर तक जाने का, तो मैं अभी पेरिस की तैयारी कर रहा हूँ। पैरालंपिक की तैयारी के लिए श्याम सुंदर सोनीपत में भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से आयोजित 1 महीने के प्रशिक्षण में भाग लेने गए हैं। वहीं से वो पेरिस के लिए रवाना होंगे। 2016-17 से लेकर अब तक हर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उसने पदक लिया है, लेकिन आज भी हमारा ये सपना है कि हम भारत को ओलंपिक का मेडल दिलाएं। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से वो अभी तैयारी कर रहा है, पिछले टूर्नामेंटों में जो उसकी परफॉर्मेंस रही है और लगातार अभी जिस तरीके से मेहनत का उसका स्तर बढ़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से हमें ये उम्मीद है कि पेरिस में श्याम सुंदर के माध्यम से तिरंगा जरूर लहराएगा। उम्मीद है श्याम सुंदर पेरिस में पदक जीतकर भारत का तिरंगा फहराएंगे। पूरे देश को स्वामी से उम्मीदें हैं। है लक्ष्य अचूक नहीं जिनके, क्या उन्हें मंजिल वर्ती है। जो सतत परिश्रम करते हैं, मंजिलें उन्हीं से डरती हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। और अब बात अलवर की कर लेते हैं। दरअसल अलवर के नौगावा में एक युवक का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर उसकी 4 बीघा जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि उसके ताऊ के लड़के ने इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। आलम यह है कि अब पीड़ित को अपने जिंदा होने के सबूत देने पड़ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। अपनों ने ही किया भरोसे का कत्ल, फर्जीवाड़ा कर बेची 4 बीघा जमीन। चचेरे भाई का बनवाया फर्जी मृत्यु प्रमाण। गफ्फार मोहम्मद नाम का ये वही पीड़ित शख्स है जिसका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर उसकी 4 बीघा जमीन को उसके ही रिश्ते के भाई ने बेच दिया। पीड़ित की माने तो कुछ साल पहले पिता की मृत्यु के बाद पूरा परिवार काम की तलाश में पंजाब चला गया, लेकिन जाने से पहले अपनी 4 बीघा जमीन को अपने ताऊ के लड़के को बटाई पर देकर गए। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहा, वो वक्त पर फसल देता रहा, लेकिन बाद में आनाकानी करने लगा। अपनी चीज़ों घाटों पे देके चले गए थे और उसके बाद बीच बीच में हम आते रहे और अपना बाटा लेके जाते रहे। उसके बाद जब हम दोबारा फिर आए यहाँ 2023 में, तो मेरे भाई ने मतलब हमको ये कह दिया कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, भैया ज़मीन भी हमारी है। तो हमको मार के और वहाँ से भगा दिए। उसके बाद हम अपने गांव में गए, वहाँ पंचायत की हमने, तो पंचायत में वो आया नहीं। तो उसके बाद हमने अपनी ज़मीन के कागज़ निकलवाए। कागज़ में मतलब ये था कि मेरे भाई ने मेरे को मृत्यु प्रमाण पत्र लगा के मेरी ज़मीन अपने नाम करवा के बेच दी। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी रज्जाक ने जमीन को पहले अपने नाम कराया और फिर उसे बेच दिया।
जिसके बाद फैसला करने के लिए पंचायत भी हुई, जिसके बाद आरोपी ने बेची गई जमीन के पैसे देने का वादा किया, लेकिन पीड़ित की माने तो वो जब पैसे लेने गया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। मतलब जन्म मृत्यु पंजीयन रजिस्ट्रार अधिकारी जो ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी होता है वो करता है, तो संबंधित पंचायत को उस प्रार्थना पत्र को भिजवा रहे, तो नियमानुसार उसकी जांच कर रिपोर्ट पेश करेगा और उसमें जो भी हमारे होगा, जो कानून कार्रवाई होगी उसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी। पीड़ित के जीवित रहते उसका मृत्यु प्रमाण फर्जी तरीके से बना दिया गया, लेकिन अब उसे जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वहीं पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ नौगावा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। अलवर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। और इधर मध्य प्रदेश में धार में भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर की एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट सामने आ गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच को जो 2000 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। ये रिपोर्ट साफ साफ ये कहती है कि जिसे मुस्लिम पक्ष कमाल मौला मस्जिद कहता है वो असल में देवी सरस्वती का मंदिर है, जिसकी नेम प्लेट चेंज करके कमाल मौला मस्जिद बना दिया गया। रिपोर्ट में पहली और बड़ी बात यह आई कि मौजूदा इमारत जिसे कमाल मौला मस्जिद कहते थे उसे बेहद जल्दबाजी में बनाया गया है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में धार के भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच को सौंप दी है। भोजशाला परिसर के 98 दिनों तक चली एएसआई के सर्वे की रिपोर्ट को इंदौर हाई कोर्ट में पेश किया गया। 2000 से ज्यादा पेज की रिपोर्ट पेश की गई है। अब इंदौर हाई कोर्ट रिपोर्ट की स्टडी करेगी, जिसके बाद 22 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो रिपोर्ट फाइल की, इससे हमारा केस और मजबूत होता है और मैं ऐसा मानता हूं कि जो 2003 में एएसआई ने गलत आदेश पारित किया था इसी जगह पे पूजा करने का और इसी जगह पे नमाज पढ़ने का मंगल को और फ्राइडे को, वो आदेश गलत है। इंदौर हाईकोर्ट के सामने हम इस मामले को लेके गए थे। ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई के सर्वे का निर्देश दिया था। 98 डेज का एएसआई का सर्वे हुआ है। एएसआई ने 2000 पन्ने की रिपोर्ट फाइल की है और जो हमारा केस है वो इस रिपोर्ट के बाद और स्ट्रांग होता है। भोजशाला में हिंदू मंदिर के प्रमाण मिले हैं। एएसआई की रिपोर्ट में कई बड़े सबूत मिलने का दावा किया गया है। हिंदू देवी देवताओं से जुड़े कई सबूत मिलने का दावा। खुदाई में निकली ब्रह्मा गणेश हनुमान की मूर्तियां, कछुआ कमल के शिलालेख मिलने का दावा। ये बात आज रिपोर्ट से साबित हो गई है, प्रमाणित अच्छी तरह हो गई है। कोई इसको काट नहीं सकता कि वहाँ पहले हिंदू मंदिर था और वेद शास्त्र संस्कृत धार्मिक शिक्षा के पठन पाठन का कार्य वहाँ होता था। रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। जैसे पहली और बड़ी बात यह है कि मौजूदा इमारत जल्दबाजी में बनाई गई थी। दूसरी बड़ी बात यह है कि पुरानी इमारत की छवियों को काटकर नई इमारत में लगाया गया। रिपोर्ट में लिखा है कि संस्कृति और प्राकृत में लिखे कई शिलालेखों को दोबारा इमारत में इस्तेमाल किया गया। एएसआई का दावा है कि सबूत इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये परमार काल के शिलालेख हैं। सर्वे करने वाली टीम का दावा संस्कृति और प्राकृत में लिखे शिलालेख अरबी और फारसी शिलालेखों से पुराने हैं। यानी संस्कृत और प्राकृत लिखने वालों का भोजशाला में पहले से वजूद था। मौजूदा इमारत की कला और वास्तुकला इस बात के संकेत देती है कि वहाँ पहले मंदिर मौजूद था। पहले की इमारत में लगे देवी देवताओं के चित्रों के साथ छेड़छाड़ की गई। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और जगन्नाथपुरी के मंदिर के रत्न भंडार खोले जा चुके हैं और उनके अंदर रखा खजाना बाहर निकाला जा रहा है। इस खजाने और मंदिर के कमरों से जुड़े ऐसे कई राज सामने आ रहे हैं जो सबको हैरान कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खुल चुका है। 46 साल बाद फिर से उन दरवाजों को खोल दिया गया जिसके पीछे रखा था बेशकीमती खजाना।
ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार और खजाने की रक्षा सांप करते हैं और रत्न भंडार से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। सांपों की बात को लेकर प्रशासन की टीम भी अलर्ट थी। जिस वक्त खजाने के कमरों को खोला जा रहा था तो मौके पर सांप पकड़ने वालों की टीम भी मौजूद थी ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंदर कोई सांप नहीं मिला। रत्न भंडार के 2 कमरे हैं, भीतर भंडार और बाहरी भंडार। बाहरी खजाने में भगवान जगन्नाथ के सोने से बने मुकुट, सोने के 3 हार हैं, जिनमें से हर का वजन 120 तोला है। रिपोर्ट में भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के सोने से बने श्रीभुजा और श्री पयार का भी जिक्र किया गया है। और इन तमाम खबरों के साथ मानव राजस्थान में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल और आगे देखिए बिग ब्रेकिंग।